Johar and welcome to all of you in my YouTube channel Geography for All. Dear friends, इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम आपको अपर्दन के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ। अपर्दन क्या है, ये किन किन रूपों में और किस तरीके से अपना कार्य संपन्न करता है और इसका महत्व क्या है। क्योंकि ये वह कंसेप्ट है, अगर इसे बढ़िया तरह से आप समझ लें तो लैंडफॉर्म्स जो पढ़ना है आपको, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, इरिड लैंडफॉर्म्स, कास्ट लैंडफॉर्म्स, और तो उसके विकास में, उसको समझने में आपको सुविधा होगी। क्योंकि जब आप उसे पढ़ेंगे उसमें, तो आपको पढ़ना होगा कि अपर्दन से बने स्थलाकृति और निक्षेपण से बने स्थलाकृति, तो हम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसके पहले वीडियो जो हमने बताया था, आज नहीं सुनो, आज तुमको ने मना किया था, हम मना कर दिया था आज आने के लिए सब किसी को। ठीक है, आज नहीं, आज कल कल हाँ कल हाँ कल 3 बंद कर। तो इसके पहले वीडियो जिसमें कि हम बताने का कोशिश किए थे आप लोगों को, आप लोगों के सामने बहुत ही सहज और सरल ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश किया था वेदरिंग पार्ट 1 में, कि वेदरिंग क्या है और अपक्षय क्या है, अपर्दन से किस प्रकार अलग है। हम थोड़ा सा अब एक बार हम फिर से आपको बता दें कि अपर्दन क्या है। ये अपर्दन जो जिस शब्द से बना है वह है इरोडेयर से बना है, इरोजन, इरोडेयर, वर्ड इज इरोडेयर। ये शब्द है इरोडेयर। इरोडेयर का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं, इसका मतलब होता है कि काटना, छाटना, इरोजन का मतलब होता है। अर्थात अपर्दन में हमने बताया था कि एक स्थैतिक क्रिया होती है, कोई चट्टान अपने स्थान पर टूटता फूटता है, उसमें स्थानांतरण छोटे लेवल पर होता है और वो गुरुत्व बल के कारण होता है। अपर्दन में टूटे फूटे चट्टानों के भाग, डेब्रिस या सेडिमेंट्स का स्थानांतरण अपर्दनकारी दूतों के द्वारा एक लंबी दूरी तक होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ इरोडेड मटेरियल्स। कौन कौन से दूत हुए? जल, हिमनद, भूमिगत जल, पवन, सागरीय तरंग आदि। इन सबों के द्वारा ये अपर्दित चट्टान के जो भाग हैं उन्हें बहुत लंबे दूरी तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे थॉर्नबरी ने बताया, अपर्दन के लिए अपर्दन अपक्षय जो है अपर्दन को मदद करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अपक्षय हो तभी अपर्दन हो, बिना अपक्षय की क्रिया के भी अपर्दन हो सकता है। अब है कि अपर्दन आखिर किस रूप में संपन्न होता है। तो अपर्दन, हर अपर्दनकारी दूत अपर्दन की क्रिया अलग अलग प्रकार से करता है। आप उसको समझिए। जैसे पहला बहता हुआ जल, हमने पहले इसको इसलिए लिया कि जल को ही यूनिवर्सल इरोजनल एजेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल ओरिजिनल एजेंट इसीलिए कि यह हर सर्वत्र व्याप्त है। एरिड एरिया में भी बहता जल तो है ही, नदी के साथ तो नदी है ही, शुष्क क्षेत्र में भी है, हिमनद के क्षेत्र में भी है, राइट, वहाँ भी जल मौजूद है। इसलिए जल को यूनिवर्सल, एक सर्वव्यापी अपर्दनकारी दूत कहा गया है। इसलिए हम सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। इसके अपर्दन की क्रिया ये 4 प्रकार से संपन्न होती है। इन 4 ways द इरोजन टेक्स प्लेस बाय द रनिंग वाटर। वह है घोलीकरण, अपघर्षण, सन्निकर्षण और जलगति। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग, चूँकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा,
तो आप इंग्लिश टर्म को याद रखें, ज़्यादा बेहतर होगा कि कहीं की अनुवाद कराने की प्रक्रिया में कभी कभी बड़ा विचित्र अनुवाद आता है, हो जाता है, और बड़ा दुरूह अनुवाद होता है। लेकिन इंग्लिश तो रहेगा ही, इंग्लिश को अनुवाद हिंदी भले कुछ का दुरूह हो सकता है, इसलिए आप अगर याद करें तो ज़्यादा सुविधा होगी। जैसे घोलीकरण को के लिए दो टर्म है, सॉल्यूशन और कोरोजन। तो सॉल्यूशन और कोरोजन क्या है? ये सॉल्यूशन हमने बताया था रासायनिक अक्षय में। सॉल्यूशन का मतलब है कि जब जल चट्टान के संपर्क में आता है तो चट्टान के खनिज, बहुत सारे खनिज होते हैं जो जल में सोल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं, और जो कुछ अघुलनशील होते हैं। तो जल में जब घुलनशील खनिज, चट्टान जब जल के संपर्क में आता है, या जल जब चट्टान के संपर्क में आता है, तो चट्टान के घुलनशील खनिज जल में घुल जाते हैं, और उनके घुलने के कारण की जो क्रिया है वह कहलाता है सॉल्यूशन। जैसे कि हम पढ़ेंगे काष्ठ स्थलाकृति में लैपिज सॉल्यूशन का एक, सिंक होल, शालो होल, उबाला, पोलजे, डोलाइंस, कॉकपीट, इस सारे स्थलाकृति हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सॉल्यूशन के क्रिया के कारण ही बनता है, यानी वो अपर्दन से बनने वाले स्थलाकृति हैं। आपसे क्वेश्चन दे सकता है कि इनमें से कौन सी स्थलाकृति अपर्दन की क्रिया से बनी है, तो आपको इसलिए अपर्दन समझा रहेगा, तो आप याद करने में सुविधा होगी। तो यह कोरोजन और सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा है अपघर्षण। देखिए यहाँ एक वर्ड है इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ है कोरोजन, यह है कोराजन। दिस इज द डिफरेंस। कोराजन मीन्स अपघर्षण या अब्रेजन। अब्रेजन का मतलब होता है रगड़ना, घिसना। ये कैसे होता है इसको आप समझिए। तो दूसरा, नदी अपर्दन का कार्य, दूसरा कार्य करने का विधि वह है अपघर्षण या कोरोजन और अब्रेजन। तो नदी जब ढाल तीव्र होता है, ग्रेडियंट ज़्यादा, उसका स्लोप ज़्यादा होता है, ढाल तीव्र होता है, चैनल ग्रेडियंट नदी का ज़्यादा होता है, तो आप देखेंगे कि जब हम अपर्दन पढ़ाएंगे उसमें साइकिल ऑफ इरोजन, तो जो तरुणावस्था होता है उस अवस्था में चैनल ग्रेडियंट ज़्यादा होता है। तो क्या करता है नदी का, इससे समझिए, ये नदी का तल है, तो जब चैनल ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जल की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। जब जल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उससे ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटी बढ़ जाता है। हम आपको बताएंगे कि जब वेलोसिटी, नदी जल का वेलोसिटी अगर दुगना कर दिया जाए तो उसका ढोने की क्षमता, अवसादों को ढोने की क्षमता 64 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इस अवस्था में जब ग्रेडियंट ढाल बहुत तीव्र हो, वेलोसिटी, जल की वेलोसिटी, गति ज़्यादा हो, तो बड़े बड़े बोल्डर्स को, इसकी नदी के तल पर ये बड़े बड़े तिकोने इस प्रकार के बोल्डर यहाँ पर ये घूमने लगता है, घूमता है ये, इस प्रकार के बोल्डर्स, ये नदी अपने साथ इसे जल में घूमता है, जैसे ड्रिलर मशीन की तरह। जैसे ड्रिल करते हैं, ड्रिलर मशीन जो होता है, जैसे वो ड्रिलर मशीन घूमकर, आप दीवार में अगर ड्रिल करते हैं तो पूरा तेजी से घूमता हुआ दीवार में छेद करता है, ठीक उसी क्रिया स्लो गति से नदी के तल पर, इस नदी के तल पर पत्थर के तिकोने, शार्प कैलिवर, छोटे वाले जो शार्प पेबल्स हैं, चट्टान के टुकड़े हैं, वह इस पर वो घूमता है, और घूमने के कारण उसमें इस प्रकार के नॉच बन जाता है, जिसे हम बताएंगे पॉट होल्स ड्रिलिंग या प्लंज पूल कहते हैं। तो जब नदी तीव्र गति से बहती है
उसके साथ बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थर, चट्टान के टुकड़े होते हैं। वो पत्थर और चट्टान के टुकड़े नदी के तल को, ये घाटी को, नदी के तल को गहरा करने में मदद करता है। और वह क्रिया होता है अपघर्षण की क्रिया। जैसे ड्रिलिंग मशीन ड्रिल करता है, उसी प्रकार से ये सारे जो इनके साथ यंत्र हैं, पत्थर, चट्टान के टुकड़े हैं, वह नदी के तल पर घूमता है, उसको तल को में गड्ढा बनाता है, जिसे पॉट होल्स, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, उसको कहते हैं पॉट होल्स या पॉट होल्स, और उसे प्लंज पुल कहते हैं, और इसे प्लंज पुल कहते हैं। ये हम बताएंगे आगे, पॉट होल्स और प्लंज पुल कहते हैं। वह अपघर्षण के कारण होता है। यानी दूसरी मैकेनिज्म इसका अपघर्षण है, कोरोजन है, राइट। तीसरा सन्निघर्षण। देखिए बढ़िया से सन्निघर्षण में क्या होता है, देखिए इसको। जब नदी अपने साथ अवसादों को ढोकर ले जाती है, तो ये अवसाद तल पर तो टकराते ही हैं, तल पर टकराते हैं, टूटते हैं, खांचा बनाता है, साथ ही साथ यह अवसाद आपस में टकराता है। तो सन्निघर्षण की क्रिया में नदी के द्वारा ढोए गए अवसाद, चट्टान, पत्थर के टुकड़े, चट्टान के टुकड़े, बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े आपस में टकराते हैं और वो टकरा कर टूटते हैं, छोटे छोटे चट्टान में बदलता है। तो अवसादों के, मलबों के आपस में टकराने के कारण जो टूटता है, वही टूटने की क्रिया संघर्षण कहलाता है। आपस में टकरा कर टूटने की क्रिया संघर्षण या एडिशन कहलाता है, राइट। घोलीकरण, अपघर्षण और सन्निघर्षण। अब है हाइड्रोलिक एक्शन, इसको देखिए। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिए, तब आप लैंडफॉर्म्स बहुत मजे से पढ़ेंगे। दैट विल रियली गिव यू एन इनॉर्मस प्लेजर। वो बोरिंग नहीं लगेगा, बल्कि वो बिल्कुल आप इसको रिलीज, यू कैन रिलीज इट, यू कैन एंजॉय इट। देखिए नेक्स्ट है जल गति, हाइड्रोलिक एक्शन। ये क्या करता है? यहाँ पर हम देखिए अपघर्षण में उसके चट्टान जल के साथ होता है, चट्टान के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े होते हैं, मलबा, बड़ा बड़ा मलबा जिसे होता है। सन्निघर्षण में मलबा टकराता है। जल गति में केवल जल होता है, ओनली जल, केवल जल। अर्थात नदी अपने मार्ग में आने वाले चट्टान, जैसे कोई चट्टान है, आने वाले चट्टान या अवरोध या अपने किनारे पर ये प्रेशर लगाता है, दबाव बनाता है। जल गति में इसके साथ कोई भी अपरदनकारी दूत नहीं होता, केवल जल होता है। जल गति करते समय अपने तल पर, अपने किनारे और इसके सामने आने वाले अवरोध पर वह दबाव डालता है, और उस दबाव के कारण उसका चाहे किनारे का भाग हो, चाहे तल का भाग हो या आने वाले अवरोध हो, उसमें जो टूटन की क्रिया होती है, वह जो टूटता है, घिसता पिटता है, वही कहलाता है जल गति। जैसे कि आपको हम बताएंगे सागरीय तरंग, वो भी हाइड्रोलिक एक्शन वहाँ भी होता है सागरीय तरंग द्वारा। तो सागरीय तरंग, इसको थोड़ा सा समझ लें। जब सागरीय तरंग ये हिट करता अपने किनारों को, तो यहाँ पर 50 केजी का वजन पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर पर 50 केजी का वेट, नॉर्मल वेट इंसर्ट करता है। जैसे कि जॉनसन डायनोमीटर, स्कॉटलैंड के तटीय क्षेत्र में डायनोमीटर एक यंत्र लगाकर ये मापा कि आखिर ये तरंग कितना दबाव डालता है। तो पाया कि सामान्य अवस्था में 6000 पाउंड का, ठीक है,
6000 पाउंड का, ये जॉनसन ने डायनोमीटर का प्रयोग किया और उस डायनोमीटर के प्रयोग करते हुए ये नापने की कोशिश की कि सागरीय तरंग ये कितना जलगति, कितना प्रेशर बनाता है। तो उन्होंने पाया कि 6000 पाउंड दबाव डालता है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 6000 पाउंड प्रेशर बनाता है और बढ़कर असामान्य स्थिति में यह 60,000 पाउंड तक हो जाता है। अब सोच लें कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर का 60,000 पाउंड का वजन होगा तो बड़ा कई टन का भी पत्थर टूटकर उस सागर में समा जाएगा, यानी उसके अपरदन आसानी से होगा। इसी प्रकार से फिर से एक बार आप समाप्त कर देते हैं। हम घोलीकरण में जल के संपर्क में चट्टान के सोल्यूबल्स मिनरल्स आते हैं और घुलकर चट्टान से अलग हो जाते हैं। अपघर्षण में चट्टान के टुकड़े नदी के तल पर, वहाँ के तल पर ड्रिलिंग मशीन की तरह खुदाई करता है, तोड़ता फोड़ता है, गड्ढा बनाता है, जिसे पॉट होल्स, प्लंज पूल कहते हैं। और उस विधि से नदी अपने तल के गहराई करती है, ये अपने घाटी को गहरा करती है। इस सन्निघर्षण की क्रिया जिसे कोराजन और एब्रेजन कहते हैं। नेक्स्ट है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण में इसके मलबा आपस में टकराता है और टकराकर टूटता है, छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होता है। सन्निघर्षण। जल गति। जल गति में केवल जल अपने तल पर अगल बगल आने वाले अवरोध पर दबाव बनाता है, ठीक है, फिजिकल प्रेशर बनाता है उस पर, और उस दबाव में आकर जब चट्टान टूटता है, फूटता है और जल के साथ स्थानांतरित हो जाता है तो वह वही क्रिया कहलाती है जल गति। हाइड्रोलिक एक्शन हमने बताया, सागरीय तरंग भी हाइड्रोलिक एक्शन की क्रिया करती है, और जिसके कारण हमने बताया था कि ये दबाव, सागरीय तरंग के दबाव को जॉनसन ने नापा डायनोमीटर लगाकर और पाया कि स्कॉटलैंड के तट पर सागरीय तरंग 6000 पाउंड प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर फोर्स इंसर्ट करती है।